हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। GS 13 बैच में आप सभी का स्वागत है। एक बार आप सभी बच्चे जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार एक कमेंट डाल देंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार एक कमेंट कर दो, तो उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार वॉइस और वीडियो के बारे में कमेंट कर देंगे एक बार। ओके सर, सब ओके है, ठीक है, ओके है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको फिजिक्स वाला जो पार्ट है, जनरल साइंस जो हम पढ़ते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो जनरल साइंस वाला पार्ट आता है, वो जनरल साइंस में 3 चीजें रहती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसमें से फिजिक्स वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा आज पहली क्लास में। आप किसी टॉपिक पर जाने से पहले हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी बात करेंगे हम क्लास में। उसके बाद में बच्चे सिलेबस डिस्कशन के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस किस एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम किसी एक टॉपिक को लेंगे। जैसे ये आपका सामने सिलेबस है, जो जो हमें क्लास के अंदर पढ़ना है, इसे बड़े ध्यान से देखना, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, प्रकाश क्या करता है, आपने से नाम सुना होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपने इसके अलावा और भी चीजें पढ़ी होंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो लाइट की जो भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी इसके अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं। रेनबो, इंद्रधनुष भी इसी के अंदर आएगा। लाइट पार्टिकल है कि वेव है, प्रकाश कण है कि तरंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिक्स है, प्रकाश यानी कि प्रकाश से संबंधित जो भी बातें होंगी वो इस वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसी के अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण भी इसी में आएंगे, क्योंकि लेंस और दर्पण में भी क्या होता है कि प्रकाश आकर टकराता है दर्पण पे और फिर वो परावर्तित होता है। तो लेंस और मिरर भी यहीं पे हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में लाइट की प्रॉपर्टी प्लस लेंस और मिरर से जो भी बातें होंगी वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर बच्चे हमारे पास हीट का, उष्मा का है। हीट वाले चैप्टर के अंदर, उष्मा वाले चैप्टर में हम हीट की बातें करेंगे, टेम्परेचर की बात होगी, यहाँ पर हीट की बात होगी, कुछ और चीजें भी होंगी कि पानी जब जमता है या पानी जब उबलता है तो कैसे कैसे बिहेव करता है, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी हीट वाले चैप्टर में। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युत और चुंबक। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, किसी तार में करंट चलती है तो क्या क्या चीजें होंगी वो सारी बातें इसमें आएंगी। चुंबक से संबंधित बातें मैग्नेटिज्म में। फिर एक चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर एक है वेव, ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, वेव, तरंग वाला। तो बच्चों हमारे पास जो वेव चैप्टर है, तरंग वाला जो चैप्टर है, इस वेव चैप्टर के अंदर हम 2 तरह की वेव के बारे में बात करेंगे। एक साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, और एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ध्वनि तरंगे और वैद्युत चुंबकीय तरंगे आएंगी वेव वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें साउंड के बारे में जो भी बातें बनेंगी वो सब कुछ यहीं पे पढ़ेंगे हम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लिखा मैंने, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके अंदर हम 7 वेव पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे कि रेडियो वेव, एक्स किरणें, गामा किरणें, लाइट, प्रकाश के बारे में। तो 7 वेव आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो वो सब इस वेव वाले चैप्टर के अंदर हमारा चलेगा। फिर एक चैप्टर आएगा मैटर। इस मैटर वाले चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड करेंगे हम। जैसे इसके अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, प्रेशर, दाब से रिलेटेड चीज, दाब। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अभी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली की प्रमेय, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, इसके अलावा पास्कल लो, पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम, बर्नौली की प्रमेय, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक होंगे, कैपिलरिटी एक्शन, केसिका तत्व, वो सब कुछ आएगा मैटर वाले चैप्टर में। तो मैटर वाला जो चैप्टर है छोटे छोटे से टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा कि पेपर में आपसे पूछ लेगा कि तैरने के नियम किस पे काम करते हैं, कोई चीज पानी के ऊपर तैर रही है तो आर्किमिडीज से हम सब बता सकते हैं।
एरोप्लेन का हवा में उठना किस पे काम करता है, बर्नौली की प्रमेय पे। गाड़ियों में आप ब्रेक लगाते हो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे हम। फिर आ गया बच्चे हमारे मोशन चैप्टर, यहाँ से मैकेनिक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मोशन वाले चैप्टर में हम यहाँ बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, चाल की, वेग की, एक्सिलरेशन, त्वरण की। तो जब आप ये कुछ चीजें समझ जाएंगे कि स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वेग का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन त्वरण का मतलब क्या होता है, इन सब को समझने के बाद फिर आप न्यूटन के गति के नियम को कर सकते हैं। फिर हम न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ेंगे। मोशन संबंधित न्यूटन के 3 नियम हैं, जिसमें आपने सुने होंगे पहला नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तीसरे वाले को बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वो सारे न्यूटन के नियम के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद जब बच्चे आप न्यूटन के नियम पढ़ लेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे, वृत्त गति में। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसमें ग्रेविटी की बातें करेंगे। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे साथ में लिफ्ट वाला, जैसे एलिवेटर भी कहते हैं। जब कुछ इस रोड पे चलेगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन, घर्षण लगेगा, वो पढ़ेंगे। ग्रुप डी में एक बड़ा टॉपिक आता है वर्क, पावर, एनर्जी, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। एक पढ़ेंगे हम सिंपल पेंडुलम, और फिर सैटेलाइट उपग्रह, सैटेलाइट की हाइट क्या होनी चाहिए, कितनी स्पीड से घूमते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। पेंडुलम में पेंडुलम का चक्कर काटने का समय क्या होता है, इसके अंदर बातें करेंगे हम। फिर उसके बाद यूनिट और डायमेंशन, जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपके पास अच्छे खासे फॉर्मूले वॉर्मूले हो जाएंगे। फिर हम यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और विमाप चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट्स जनरली पेपर में पूछ लेता है। एक चैप्टर है लीवर, वो नॉर्मली एसएससी वगैरह में पीसीएस में नहीं आता, ये किसी किसी स्टेट में आ जाता है इससे क्वेश्चन, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, या रेलवे में आ जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इसे मैं साइंस स्पेशल में पढ़ाता हूँ, पर यहाँ पर भी हम देख लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट अपने में पढ़ाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी, वो मैडम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आप यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। और मिसलेनियस में अगर कोई चीज रह जाएगी, अगर आपका मन है कि सर ये चीज बता दो, तो उस हम एक्स्ट्रा में डाल देंगे, विविध में, मिसलेनियस में, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जो जो बच्चे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। तो ये हमारा बच्चे सिलेबस है, और उम्मीद करूंगा मैं कि अगली बार से आप बिल्कुल टाइम से क्लास में आएंगे। तो ये वाली पीडीएफ जो है आपके डल आएगी, सिलेबस वाली आपके पीडीएफ सेक्शन में। तो जैसे आप फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक साइड में फिर पीडीएफ वाला ऑप्शन आ जाएगा, दिखने लगेगा जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसके अंदर। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके सिलेबस रिगार्डिंग है। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको कोई चैप्टर करा दिया, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा सर ने ये चैप्टर करा दिए हैं, ये रह गए हैं। तो आपको इससे पता चलता रहता है कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना नहीं, ठीक है। लैपटॉप पर ऐप नहीं चलेगी शायद, ये मोबाइल पे ही है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है ये। दूसरी चीज, तो आप मेरे से चलती हुई क्लास में ये नहीं पूछेंगे सर जी आप कब खत्म होगा, कितने चैप्टर रह गए, कितने हो गए। आपके पास पूरा सिलेबस है, तो आप क्या करेंगे, जो जो चैप्टर होते रहेंगे आप देखते रहेंगे। सर ने शुरू के 5 चैप्टर करा दिए, अभी तो चैप्टर बचे हैं 10 करा दिए हैं, थोड़ा सा काफी कंप्लीट हो गया है, 12-13 चैप्टर हो गए, लगभग खत्म हो गया है। तो ये जो सिलेबस वाली पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हमें शुरू तक के 14 तक चैप्टर पढ़ने मेनली, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये वाला पार्ट हमारे यहाँ केमिस्ट्री में, रेडियो एक्टिविटी वाला, लीवर वाला मैं एक वीडियो डलवा दूंगा आपके लिए अलग से। तो आपको जनरली 14-15 चैप्टर करने हैं, और इन्हें हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं, डेली क्लास मेरे साथ तो कैसे होगी आपकी, क्योंकि आपने जीएस स्पेशल लिया है, कोई आपने फिजिक्स स्पेशल में तो है नहीं कि डेली क्लास होगी। तो जीएस स्पेशल में हो सकता है कि कभी फिजिक्स की क्लास हुई और पॉलिटी की हुई, अगले दिन हिस्ट्री और केमिस्ट्री की हो गई, फिर ज्योग्राफी फिजिक्स का नंबर आ गया। तो वीक में एटलीस्ट 2 दिन तो आपकी मेरे साथ क्लास होंगी। बाकी डेज क्लास होंगी आपकी, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी है, मैडम पढ़ाएंगी, बायो केमिस्ट्री। तो जीएस स्पेशल में पूरा एक पैकेज होता है कि आप जीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप एक बार जीएस स्पेशल लो, फिर आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर वो नॉन टेक्निकल पेपर है, उसके लिए स्पेशली बीटेक वगैरह नहीं मांगा गया है, कोई भी सिंपली ग्रेजुएशन या 12th क्लास मांगी गई है, तो आप उसका कोई भी पेपर आप दे सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसमें कि हम किस किस पेपर को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे कि अब बच्चे स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के पीसीएस की, जैसे बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, तो किसी भी स्टेट के अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा इस बैच में। उसको ध्यान में रख के हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी के हम 2-3 पेपर को ध्यान में रख के आपको पढ़ाएंगे। एक जैसे कि सीडीएस, एनडीए,
CAPF। अगर आप यूपीएससी के इन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आप बिल्कुल इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन सा हो गया, हाँ क्लास के टाइमिंग में जैसे आपको ना जैसे शेड्यूल आता है आपका, उसमें आपको पता चल जाएगी आज इस इतने बजे इस क्लास की इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, वो आपके पास आ जाएगा। अभी जनरली मैं आपकी क्लास 11 बजे लूंगा, फिर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन के बाद इसे हम शाम को शायद शिफ्ट कर लें। तो अभी के लिए फिलहाल ये क्लास की टाइमिंग मेरे साथ 11 बजे रहेगी। हाँ यूट्यूब पे शायद अभी ये क्लास लाइव नहीं है अभी के लिए, या हो सकता हो भी, पर मैं तो अभी एप्लीकेशन पे ले रहा हूँ क्लास, ये यूट्यूब का मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज, एक इसके अलावा बच्चा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनी एग्जाम, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको इस बैच से फायदा होगा। एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट एसएससी की तैयारी भी करते हैं। जैसे यूपी में ट्रिपल एससी होता है, हरियाणा एसएससी का पेपर होता है, बिहार का होता है। तो जैसे आपके स्टेट का एसएससी भी होता है ना, वो जैसे कि पेपर ले लेगा एसआई के दरोगा वाले, वो पेपर ले लेगा अलग अलग वो डिपार्टमेंट के। तो स्टेट एसएससी की तैयारी, जो स्टेट के एसएससी वाले पेपर लेते हैं उसके भी आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। स्टेट का कोई पुलिस का पेपर हो, मैं अलग से लिख देता हूँ, हालांकि वहाँ के एसएससी लेते हैं ज़्यादातर। तो स्टेट के पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, एसआई वगैरह जो भी, तो इन सबको हम ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ये सारे एग्जाम है। अगर आपको इसके अलावा अगर मैंने किसी एग्जाम का नाम यहाँ नहीं लिखा, ये सबके नाम तो नहीं लिख सकते, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो बस आप ये देखो कि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस पेपर का लेवल सीडीएस एनडीए के बराबर है, स्टेट पीसीएस के बराबर या उससे नीचे है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको स्पेशली किसी एग्जाम के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कमेंट में आपको खुद इतना सोचना है कि यार मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ वो तो क्लर्क लेवल का है, या वो तो मान लो कि ऐसा पेपर है कि जिसका लेवल सीडीएस एनडीए से कम ही रहता है, पीसीएस लेवल से कम रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कवर होगा, क्योंकि हम पहले से यहाँ पर सीडीएस एनडीए पीसीएस स्टेट पुलिस वगैरह को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप से कवर हो जाएगा वो। तो इसलिए दोनों चीजें जो बच्चों का रहता है, तो इसलिए आप चलती हुई क्लास में कभी ये नहीं पूछेंगे जी हमें यहाँ पे किस, अच्छा ये कुछ और हो गया। अच्छा अब दो चीजें बच्चों के पास बचती हैं कि हम ये तो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, एक तो आज अभी जाना, आप लिख लेना साइड में, ये मेरा यूट्यूब चैनल है अंकुर सर फिजिक्स, तो इसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत बार, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट डाल भी रखे हैं। तो जो जो आपके चैप्टर होते रहेंगे आप उनकी वहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने क्वेश्चन की करा रखी है बच्चों को, तो लिख लेंगे अंकुर सर फिजिक्स, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब चैनल को, इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। दूसरा, बुक के लिए आप ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र की हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक आती है, घटना चक्र। तो घटना चक्र के हिंदी वाले बच्चे हिंदी के ले लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाली ले लेंगे, तो इससे भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घटना चक्र एक तरीका हो गया। एक जो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत बार लाइव आता हूँ, तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे कि भाई आज क्लास है 8 रात को 10 बजे, तो वहाँ पे भी आप आके चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी बातें आती हैं कितनी नहीं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था सिलेबस के बारे में, और साथ में इस बारे में कि हम किस किस एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। अब आपका कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम किसी एक टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। नाउ यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, या कोई भी अगर और भी कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस ड्यूरेशन देखो, अगर आप जब पूरा जीएस का पैकेज लेते हैं ना, तो ये मान के चलो भाई आपको 4.5-5 महीने लगते हैं पूरा सिलेबस होने में, कंप्लीट सिलेबस होने में इतना समय आपको लग जाएगा, 4.5-5 महीने का। लेकिन आपके पास में जैसे जो वैलिडिटी है शायद 1 साल की होगी इस बैच की, 1 साल तक ये वैलिडिटी अगर है, तो आप उस पीरियड में आप जितने भी बार मन करे आप किसी भी वीडियो को उतनी बार देख सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप इस वीडियो को 3 बार देख सकते हैं कि 2 या 4 बार। 20 बार देखनी है 20 बार देखो, 50 बार देखनी है 50 बार देखो, वो आपके एप्लीकेशन में हमेशा के लिए रहेगी। दूसरा, अच्छा हाँ, सीजल हो चाहे सीपीओ एसएससी का लिख दिया मैंने, एनी एग्जाम, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम है तो सब एग्जाम के लिए है ये, तो उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देखो जीएस अगर एक बार आपने ले लिया, उससे एक बार अच्छे से कर लो, फिर किसी पेपर को देने जाओ,
बस थोड़ा सा जो चीजें करंट वाली चेंज होती हैं, आपको करंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कि आपने तैयारी तो अभी की और 1 साल बाद आप कोई पेपर दे रहे हैं, तो उस समय क्या करंट में चीजें चल रही हैं वो तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका खत्म भी हो जाएगा तब भी। लेकिन हमारे जो टाइम्स कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, उसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा। वहाँ पे हमारी ये क्लासेस चलती रहती हैं, करंट वाली भी मैडम लेती रहती हैं, पढ़ाती हैं यहाँ पे, तो आप उनके यहाँ से भी वो क्लास लगातार कर सकते हैं। तो करंट की भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलो अब मैं आपके सामने एक टॉपिक ले लेता हूँ कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करें। तो इसमें बच्चे हम शुरुआत जो करने वाले हैं आपकी क्लास के अंदर, वो मैं करने वाला हूं आपकी क्लास में वेव वाले चैप्टर से। तो इस वेव वाले चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी हॉट फेवरेट चल रहा है टीचर का। इससे कई क्वेश्चन आए, जैसे हाल फिलहाल में पेपर में सोनार से भी क्वेश्चन आया, इससे क्वेश्चन वेव के प्रॉपर्टीज के बारे में भी आ गया, इससे अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम वेव वाले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास में, ठीक है। तो सब बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेव तरंग। वेव, ये मैंने 1-2 क्लास में स्टार्ट भी कर रखा अभी, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। जैसे 2-3 पेपर आए हाल फिलहाल में, तो उन्हें देखते हुए हमने कि वेव से स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास में। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेव तरंग है क्या, तो अभी मैं आपको एक बेसिक से डेफिनेशन दूंगा। थोड़ी देर के बाद हम एक अच्छी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे कि वेव तरंग की जो बढ़िया डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी। आप किसी को ये कह सकते हैं, अगर कोई आपसे कोई छोटा बच्चा आ जाए पूछने, या अभी कोई बच्चा छोटी क्लास में अभी 5th-6th क्लास में है, और आपको सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि वेव क्या होती है, तो आप उसे कह सकते हैं भाई ऐसा समझ तू कि किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में अगर आपने डिस्टरबेंस, अपने हलचल, अपने विक्षोभ पैदा कर दिया, तो आप उसे वेव कह सकते हैं। तो वेव क्या होती है? किसी मीडियम में डिस्टरबेंस का पैदा होना। जैसे एक तालाब है, बिल्कुल शांत पानी है, उसमें आपने उसमें कंकड़ या पत्थर फेंक के मारा, तो जैसे पत्थर पानी के अंदर गिरेगा तो पूरे तालाब के अंदर से हलचल सी पैदा हो जाएगी, आपको एक लहर चलती हुई दिखाई देगी। तो जो तालाब के अंदर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, आप ये कह सकते हैं कि तालाब के अंदर एक वेव पैदा हो गई। या जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हो, आप सॉलिड ले लो, आप एक रस्सी ले लो, स्ट्रिंग, उसका एक एंड, एक सिरा दीवार पे बांध दो, एक सिरा अपने हाथ में लेना, ऐसे झटका देना, तो आपको उस रस्सी के अंदर भी एक लहर सी दिखाई देगी, तो आप उसे भी वेव कह सकते हैं, उसे भी तरंग कह सकते हैं। तो रस्सी के अंदर जो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, या अपने पानी के अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसे आपने वेव कह दिया। इवन जरूरी नहीं कि सॉलिड ही हो, ये लिक्विड आप गैस में कर दो, यहाँ पे आसपास हवाएं हैं, तो जब मैं बोलता हूँ हेलो, आगे हम पढ़ेंगे इसी में ही, साउंड भी एक वेव है। जब मैं हेलो बोलता हूं तो हवा के जो एटम है ना, ये सारे के सारे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यहां पर भी आपने हलचल पैदा कर दी, तो आप इसे भी वेव कह सकते हैं। तो वेव जो होती है, ये किसी मीडियम में, किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस है। हालांकि ये बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर आगे चल के पढ़ेंगे, अभी 15 मिनट बाद हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हमें पता चलेगा कि कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जो ऐसी जगह भी चल सकती है जहां पे कोई माध्यम है ही नहीं, जहां ना सॉलिड है, जहां ना लिक्विड है, ना गैस है। तो इसलिए अभी मैंने कहा कि बेसिक से डेफिनेशन है बच्चे के लिए कि किसी मीडियम में अगर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, सुदामा कुमार सिंह टाइम से आना है क्लास में, तो आप उसे वेव कहेंगे। अब इस वेव को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा आपके सामने। तो वेव को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बच्चे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, एक को बच्चे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और एक होती है बच्चे हमारे पास में मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। अब आप कहेंगे सर आपने वेव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मैकेनिकल वेव, ये आपने किस आधार पर आपको इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्हें? तो बच्चे मैकेनिकल वेव हमारे लिए वो वेव हैं जिन वेव को चलने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता है। ये वेव किसी मीडियम में ही चलेंगी, या तो सॉलिड में चलेंगी, या लिक्विड तरल में चलेंगी, या गैस में।
ये वेव कभी वैक्यूम निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकती। अब आप कहेंगे जी वैक्यूम क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, वह समझो आप एक खाली कमरे में खड़े हैं, बिल्कुल खाली कमरा, नया नया कमरा बना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कमरे के अंदर खड़े हैं आप, लेकिन आप बच्चे उस खाली कमरे में खड़े होंगे, आपके दीवार के बीच में कुछ नहीं होगा, कुछ भी, लेकिन आपके दीवार के बीच में एयर तो अभी भी है। तो आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां पर कुछ नहीं है, लेकिन एयर तो तब भी होगी। अगर आप इस रूम में सारी की सारी एयर खींचकर बाहर निकाल दें, मान लो कि आपने एक पाइप जो होता है वैक्यूम क्रिएट करने वाले, आपने सारी हवा को सक करके खींच खींच के बाहर निकाल दिया, तो और कमरे के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कमरे के अंदर अगर हवा भी ना हो, वो स्पेस, वो जगह जहां ना तो कोई सॉलिड हो, ना कोई लिक्विड हो, ना कोई गैस हो, बिल्कुल खाली शून्य, जहां वायु तक भी ना हो, हम बोलेंगे वहां पे निर्वात पैदा हो गया, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जो कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इन्हें चलने के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की। यानी इन्हें चलना है, या तो चलेंगी रस्सी में, सॉलिड में, या चलेंगे मान लो कि लिक्विड पानी में, या चलेंगी गैसों में, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। तो मैकेनिकल वेव जो केवल मीडियम में ट्रेवल करें, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, तो हमारी मैकेनिकल वेव कहलाएंगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि साउंड जो है, आवाज, साउंड मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में ही आती है। अगर मैं और आप चांद पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल सामने आमने सामने खड़े हैं, तब भी हम आपस में बोल के बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि चांद के ऊपर वातावरण, एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद के ऊपर निर्वात वैक्यूम है। तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आप तक मेरी नहीं आ पाएगी। तो साउंड जो है ये कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये मैकेनिकल वेव है, इसे एक मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो मैकेनिकल वेव में हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है बच्चे, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, दे रिक्वायर mechanical wave cannot travel in vacuum for these wave to propagate there should be a medium। हिंदी में लिखेंगे, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, इन तरंगों को संचरण करने के लिए, इन तरंगों को चरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इन तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। निर्वात को ऐसे लिखेंगे, निर्वात में नहीं चल सकती हैं, इन तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, फॉर दिस वेव टू प्रोपोगेट देयर शुड बी ए मीडियम, एक माध्यम होना ही होना चाहिए। जबकि बच्चे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये होती है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इन आप कह सकते हैं हिंदी में, ये होती है अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव है, ये अयांत्रिक तरंगे हैं, नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए तो मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की, स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं है। ये तो वैक्यूम में भी चल सकती हैं, इनके साथ ये नहीं है कि सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं है, ये तो बेचारी निर्वात में भी चल सकती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लाइट है, प्रकाश, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और अर्थ और सन के बीच में तो अंतरिक्ष है, स्पेस है, स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां तो कोई गैस पैस है ही नहीं, लेकिन तब भी सूर्य से प्रकाश धरती तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कौन सी होती है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। और इनकी खास बात क्या होती है, दे electromagnetic waves can travel even in a vacuum, comma, for these waves to propagate
नो स्पेसिफिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो स्पेसिफिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। हिंदी में लिखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। इन तरंगों को चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर दिस वेव्स टू प्रोपोगेट नो स्पेसिफिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, यानी इन्हें चलने के लिए ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई विशेष माध्यम चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई मीडियम है तो अच्छी बात है, तब भी चल लेंगी, मीडियम नहीं है तो भी चल लेंगी। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन्हें चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि भाई यही माध्यम होगा तभी चलेंगे, नहीं। ये तो वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं, यानी जो वैक्यूम में चल सकते हो कहीं भी चल सकती हैं। ये वेव बच्चे चाहे सॉलिड हो, ठोस हो, चाहे लिक्विड तरल हो, चाहे गैस हो, चाहे वैक्यूम निर्वात हो, ये कहीं भी चल सकती हैं। ये ठोसों में भी चलती हैं, ये तरल में भी चलती हैं, ये गैस में भी चलती है, वैक्यूम में भी चलती हैं। अब कुछ सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल तो लाइट है, तो क्या लाइट पानी के अंदर नहीं चलती? क्या चलती है? क्या लाइट कांच के अंदर नहीं चलती? क्या चलती है? क्या लाइट डायमंड में नहीं चलती है? चलती है। क्या लाइट एयर में नहीं चलती है? चलती है। क्या लाइट वैक्यूम में नहीं चलती? चलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे वैक्यूम है, कहीं भी चल सकती हैं। इवन वैक्यूम में वहां भी चल लेंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल तो सकती हैं, पर ये सॉलिड, लिक्विड या जो गैस है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जैसे लाइट कांच से पास करती है, कांच ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। डायमंड ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं कि लाइट आ रही है और आपने पत्थर रख दिया सामने तो उस पर टकरा कर रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो जाएगी, उसके अंदर नहीं घुसेगी, फिर वो लकड़ी टकरा के वापस आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने क्या पढ़ा कि निर्वात में भी चल सकती हैं, इन्हें चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ठोस, तरल, गैस, निर्वात कहीं भी चल सकती हैं, लेकिन ठोस, तरल अगर गैस है तो पारदर्शी होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो अपारदर्शी ना हो। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक काम करता हूं, मैं मान के चल लेता हूं कि आपने बात लिख ली होगी, तो इतने हिस्से को मिटा देते हैं कि मैकेनिकल वेव कौन सी है बच्चे? जो वैक्यूम में नहीं चल सकती, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? नॉन मैकेनिकल। ये मैकेनिकल तो नहीं है, ये तो नॉन मैकेनिकल है, यानी कि ये वैक्यूम में चल सकती है। तो इतने से मेरे हिसाब से बात बन जाएगी। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। अभी हमने केवल एक एक बातें समझी हैं, बस इतना कि मैकेनिकल मीडियम में ही चलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकती हैं। बस मीडियम है तो फिर वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए, इनके लिए खास बात यह है। अब हम पढ़ेंगे कि वेव जो होती हैं उनके नेचर के बारे में, कि मैकेनिकल वेव का नेचर क्या क्या है, वो कैसे कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह की बातें। तो यहां तक किसी को पूछना है तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप पूछ सकते हैं यहां तक की बात। नो, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके डेफिनेशन बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल डिटेल में बताएंगे अभी। देखो, जो अच्छा मैकेनिकल वेव है ये होती है दो टाइप की। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य भी। लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य भी। लेकिन जब अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे,
इनका एक ही नेचर है, वो है ओनली ट्रांसवर्स, ये केवल अनुप्रस्थ होती हैं। अनुदैर्ध्य अगर होती भी होंगे तो हमें उसके बारे में नहीं पता है, उसके हम या तो मैथमेटिक्स अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या फिर हमें उनके बारे में वो होती नहीं होंगी, या उनके बारे में हमें नहीं पता है, या उसकी मैथमेटिक्स हमारे पास नहीं है अभी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ, जबकि मैकेनिकल ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। अभी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल से क्वेश्चन आया था अभी पेपर में किसी एक एग्जाम में, तो उसे हमें बड़े ध्यान से समझना है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल को। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है। तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं आपको समझा रहा हूं मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल लेकर। भाई आप सभी को पता है कि जो मैकेनिकल वेव होती है वो किसी मीडियम में चलने वाली है। अब मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, आप फिर से एक स्ट्रिंग रस्सी लो, उस रस्सी का एक सिरा, एक एंड दीवार पे बांध दो और एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लो, और इस रस्सी में आप मार्कर से काले काले निशान लगा दो कुछ दूरी पे। एक निशान यहां लगाया, एक थोड़ा दूर, एक उससे दूर, एक उससे दूर, एक उससे दूर, ऐसे करते करते पूरी रस्सी पे आपने निशान लगा दिए, और रस्सी में हल्का झटका दो टक ऐसे, तो आपको बच्चे रस्सी के अंदर एक वेव दिखाई देगी। अब आप ध्यान देना कि जब रस्सी में आपको लहर सी दिखाई दी ना, ये वेव बन कैसे रही है। आपने जो रस्सी को ऐसे किया तो रस्सी में जो बच्चे अपने काले काले निशान लगाए थे ना मार्कर से, वो देखना वो निशान ऊपर नीचे से हिल रहे होंगे ऐसे। तो अगर किसी मीडियम में वेव बनी, किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और वो वेव कैसे बनी कि उस मीडियम के जो पार्टिकल है, उस मीडियम के जो कण है, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करें। भाई आपने रस्सी में झटका दिया तो वेव तो आगे बढ़ रही है, आपको वेव ऐसे बनते हुए दिखाई दे रही है। ये वेव बनी कैसे कि रस्सी में जो आपने काले काले निशान मार्कर से लगाए थे, मार्कर के निशान आपको ऊपर नीचे चलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर किसी माध्यम के कण, किसी मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिलें, लंबवत हिलें, तो ऐसी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। देखो लंबवत का मतलब क्या है, आपको सोचो, ये मान लो आपके बच्चे वेव की डायरेक्शन है, वेव की दिशा है, आपने यहां रस्सी झटका दिया और आपको एक वेव दिखाई दे रही है, ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, तरंग की दिशा है। तो ये वेव जिस मीडियम में पैदा हुई, उस मीडियम के जो बच्चे पार्टिकल हैं, उस मीडियम के जो कण हैं, वो ऊपर नीचे हिल रहे हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे के सारे। तो मैं दो तीन पे लिख देता हूं, अप एंड डाउन। तो मुझे एक चीज बताओ, वेव तो बढ़ रही है आगे को और पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और 90 डिग्री के एंगल को तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि अगर माध्यम के कण मीडियम के पार्टिकल वेव की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, तरंग की दिशा के लंबवत गति करें, या आप ये कह सकते हैं अगर किसी माध्यम के कण अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हो, किसी माध्यम कण अगर ऊपर नीचे हिल रहे हो, तो माध्यम के कणों के ऊपर नीचे हिलने से या माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर हिलने से कौन सी वेव पैदा होती है। तो आप बोलेंगे माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत गति करने से, परपेंडिकुलर यानी कि अप एंड डाउन हिलने से जो वेव पैदा होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी किसी मीडियम में वेव पैदा हुई तो बस आप उस मीडियम के पार्टिकल देखो, अगर उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हिल रहे हैं, तो वो वेव हमारे लिए ट्रांसवर्स है। जैसे तालाब में आपने पत्थर फेंका तो तालाब में एक वेव दिखाई दी आपको, और आप बड़े ध्यान से देखना कि तालाब का पानी ऊपर नीचे हिल रहा होता है ऐसे, टप टप ऊपर नीचे। तो तालाब का पानी ऊपर नीचे हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सतह पर जो आपको तरंगे दिखाई देती हैं, वो तरंगे भी कौन सी वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब यह है कि आपने वेव चाहे लिक्विड में पैदा की, चाहे वेव आपने सॉलिड में पैदा की, तो चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है, अगर उसके पार्टिकल अप एंड डाउन हिल रहे हैं यानी तरंग की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं, तो जो वेव होगी वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। तो ट्रांसवर्स वेव का यहाँ पे हम पहले पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसवर्स वेव यांत्रिक, सॉरी यांत्रिक कह रहा हूं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव जनरेट्स, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव
generates transverse wave generates a transverse waves generate due to perpendicular vibration of particles of medium to the wave direction हिंदी में लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये लिख लो, ऐसे लिख लो हिंदी में, अनुप्रस्थ तरंगे लिख के लिखेंगे माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान देना, एक तो परपेंडिकुलर शब्द बस पकड़ना आपको। परपेंडिकुलर अगर पेपर में दिख गया कि पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव होंगी। अब यहाँ पे एक चीज आप बताओ मुझे कि भाई आपने रस्सी पकड़ी, उसमें काले काले निशान लगाए मार्कर से, हल्का झटका दिया तो आपको काले काले निशान ऊपर नीचे हिलते हुए दिख रहे हैं, तो आपने कहा जी ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन ये काले काले निशान ऊपर नीचे हिल रहे हैं कि आगे भी बढ़ रहे हैं? आगे नहीं बढ़ रहे, वो जो काला निशान आपने बनाया था मार्कर पे वो ऊपर नीचे हिल रहा है, उसके बगल वाला भी ऊपर नीचे हिल रहा है, उसके बगल वाला भी ऊपर नीचे हिल रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट आपको दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लहर ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ को, वो जो आपको आगे दिख रहा है ना, उसमें पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहे, पार्टिकल तो केवल ऊपर नीचे हिल रहे हैं। तो अगर पेपर में बोले कि एक ट्रांसवर्स वेव बनी, तो उसमें क्या पार्टिकल आगे बढ़ते हैं? पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते, पार्टिकल तो वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिल रहे हैं। इसके बगल वाला भी ऊपर नीचे हिल रहा है, इसके बगल वाला भी, इसके बगल वाला भी। तो जो आपको आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअल में एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ट्रांसवर्स वेव जब जनरेट होती है तो माध्यम के कण आगे नहीं पहुंचते, वो पार्टिकल तो वहीं के वहीं ऊपर नीचे चलता रहता है। आगे केवल एनर्जी और मोमेंटम, आगे केवल ऊर्जा और संवेग पहुंचता है। आगे हम पढ़ेंगे एक शब्द होता है मोमेंटम, यानी अगर कोई पार्टिकल के पास, जैसे आगे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आगे की तरफ जो जा रहा है बच्चे, वो एनर्जी जा रही है, वो एक ऊर्जा पहुंच रही है, और वो एनर्जी जिस जिस पार्टिकल को टच करती जाएगी ना, वो पार्टिकल ऊपर नीचे हिलता चला जाएगा। तो किसी मीडियम में जो वेव बनती है, अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, तो मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, वो पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा। आगे की तरफ जो जा रहा है वो ऊर्जा और संवेग, मोमेंटम और एनर्जी आगे बढ़ती है। तो लिखेंगे बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम do not travel from one place to another, only energy and momentum transfer from one place to another। लिखेंगे किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। केवल ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, केवल ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। केवल ऊर्जा और संवेग, पूरा लिखना हिंदी में, केवल ऊर्जा और संवेग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं।
तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होगा। तो आज के बाद जब भी आपके सामने ट्रांसवर्स वेव का जिक्र हो तो बस आप एक काम करना, छोटा सा ये फोटो बना लेना, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, वेव की दिशा है, जो एरो बनाया मैंने। मान लो कि वेव ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ, तो ट्रांसवर्स वेव कैसे बनेगी? जब माध्यम के जो कण हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो वेव की डायरेक्शन के, तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत गति करेंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेंगे। बस ये फोटो आपके सामने होना चाहिए। जब मीडियम के पार्टिकल, सब पे लिख लेना अप एंड डाउन, जब मीडियम के पार्टिकल वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती हैं। और याद रखना, मैकेनिकल वेव होती है जो केवल मीडियम में चलें, और मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड, ये केवल ठोस और तरल में चलती है। मीडियम में भी केवल ठोस और तरल में चलती हैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स, ये गैसों में नहीं चलती। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। और एक आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, और वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव ये केवल ठोसों में और तरल में पैदा होती हैं। और ये कैसे पैदा होती हैं कि जब जिस माध्यम में ये पैदा हो रही हैं, ठोस में तरल में, उस माध्यम के कण तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर, उसके लंबवत कंपन करें, तब पैदा होंगी ये। तो पानी की सतह पर जो तरंगे पैदा होती हैं या रस्सी के अंदर जो तरंगे पैदा होती हैं, वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप कि यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। और यहां तक का क्लियर है सभी को? अब आएंगे मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल पर, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग पर। देखो, अगर आप ट्रांसफर समझ गए तो लॉन्गिट्यूडनल बच्चों वाला काम है। किसी मीडियम में वेव पैदा हुई, पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है, परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स है। किसी मीडियम में वेव पैदा हुई और मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ना हिलकर आगे पीछे हिल रहे हैं, यानी वेव की डायरेक्शन में हिल रहे हैं। जैसे मान लो ये वेव की डायरेक्शन है, ये किसी मीडियम में वेव पैदा हुई और इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं, इस मीडियम के जो कण हैं, वो ऊपर नीचे ना हिलकर आगे पीछे हिल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिल रहे हैं। देखो, ये वेव की डायरेक्शन है और पार्टिकल आगे पीछे हिल रहा है। तो यहाँ पे ये वेव की दिशा थी और ये कण आगे पीछे हिला, तो जो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? वेव की डायरेक्शन के पैरेलल। भैया दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो कैसा था, ट्रांसवर्स में तो ऊपर नीचे हिल रहा था, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। यहाँ वेव की डायरेक्शन के पैरेलल हिल रहा है, तो वो तरंगे जो माध्यम के कणों के, मीडियम के पार्टिकल के पैरेलल वाइब्रेशन से पैदा हो, माध्यम के कणों के समांतर गति से पैदा हो, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, longitudinal waves generate due to parallel vibration of particles of medium to the wave direction। हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर, माध्यम कणों के तरंग की दिशा के समांतर कंपन करने से अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं,
इसमें बच्चे आप बहुत बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जैसे कि साउंड। जब मैं कहता हूँ ना हेलो, और मान लो आप मेरे सामने खड़े हैं, तो होता क्या बच्चे, साउंड जो होता है ना एक वेव है, ये कैसे जनरेट होती है। मेरे मुंह के पास जो है कोई, जैसे कोई एक एटम है, जैसे मेरे और आपके बीच में एयर हवा है, जब मैं हेलो बोलूंगा तो वो साउंड आपके पास तक कैसे पहुंचेगा। देखो मेरे मुंह के पास जो हवा का एटम है ना, ये एटम आगे पीछे हिलेगा, ये अपनी एनर्जी देगा अगले वाले एटम को, वो भी आगे पीछे हिलेगा, वो अगले वाले को, वो अगले वाले को, वो अगले वाले को, करते 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 आपके कान के पास क्या पहुंच जाएगी, एनर्जी पहुंच जाएगी। तो अगर मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण तरंग की दिशा के पैरेलल समांतर गति करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं। और इसमें भी केवल पार्टिकल वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, यहां भी एनर्जी और मोमेंटम आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो लिखेंगे बट देयर इज ऑल्सो, बट देयर इज ऑल्सो, बट देयर इज ऑल्सो particles of medium, particles of medium do not travel, but there is also particles of medium do not travel from one place to another, from one place to another, only energy and momentum transfer from one point to only energy and momentum transfer from one point to another। हिंदी में लिखेंगे किंतु यहां पर भी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, किंतु यहां पर भी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा और संवेग, केवल ऊर्जा और संवेग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं। किंतु यहां पर भी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा और संवेग, केवल ऊर्जा और संवेग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं। तो आज का जैसे आपके सामने आए लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो सीधे दिमाग में फोटो बनना चाहिए कि वेव की डायरेक्शन है, ये वेव की दिशा है, और अगर वेव के डायरेक्शन के पैरेलल मीडियम के कण वाइब्रेट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी। तो यहाँ पे आपको पैरेलल शब्द याद रखना है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल। और जो बच्चे मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं जिसमें पार्टिकल पैरेलल हिलते हैं, ये सॉलिड में भी पैदा हो सकती हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह चल सकती हैं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स केवल सॉलिड और लिक्विड में चलेंगी। और इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बच्चा आप, एक तो जैसे कि साउंड, ध्वनि, लिख सकते हैं आप वेव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग समझ रहे हो, जो स्प्रिंग होता है, कोयल होती है जो स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे आप स्प्रिंग लिया आपने, ऐसा होता है स्प्रिंग, जैसे पकड़ के छोड़ दिया ड्र, तो जो स्प्रिंग का पार्टिकल है ना वो भी वेव के डायरेक्शन के पैरेलल हिलते हैं, समांतर। तो स्प्रिंग वाली तो है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रिंग रस्सी वाली, रस्सी को बोलते हैं स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग है रस्सी वाली वो है मैकेनिकल ट्रांसवर्स। देखो आज का कितना सिंपल लगेगा आपको, मैकेनिकल वेव यानी जो केवल मीडियम में चले, मैकेनिकल ट्रांसवर्स मीडियम में चलेंगी, और मीडियम के पार्टिकल कैसे हिलेंगे, वेव की दिशा के परपेंडिकुलर। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल मीडियम में चलेंगी, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल यानी मीडियम के पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेशन करेंगे। और चाहे ये वाली वेव हो ट्रांसफर, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, पार्टिकल वहीं के वहीं या तो ऊपर नीचे चल रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, मैकेनिकल ट्रांसवर्स तो हम चलो समझ रहे हैं कि मैकेनिकल का मतलब होता है जो मीडियम में चलें, और ट्रांसवर्स में यानी कि पार्टिकल परपेंडिकुलर हिलें वेव की दिशा के। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स नेचर की है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपने कहा था तो वैक्यूम में भी चल लेती है, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो हमें पार्टिकल कौन से हैं जो परपेंडिकुलर हिल रहे होंगे वेव की दिशा के। तो बड़े ध्यान समझना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ट्रांसवर्स वेव है ना, इसमें क्या होता है बच्चे, मान लो कि आपकी वेव की डायरेक्शन है, ये वेव की दिशा है, तो यहाँ पे वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीडियम के कण नहीं हिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये वेव तो वैक्यूम में भी चल सकती है, वैक्यूम में तो मीडियम है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा समझो।
अपने हाथ को ऐसे कर लो, ये तीनों लाइन आपको दिख रही होंगी बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये अंगूठा काट के हम यहाँ लगा दें तो ये भी 90 डिग्री, तो तीनों 90 डिग्री पे आपस में। तो मान लो कि आपकी वेव की डायरेक्शन है, वेव की दिशा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और वेव की दिशा के भी, तरंग की दिशा के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स हैं, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन वाइब्रेट करता है, माध्यम के कण नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से, और ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वेव की डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 बना रहा है। तो मैं ऐसे तो बना नहीं सकता इसे, तो मैं इसे यहाँ पे लिटा के दिखा देता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं और वेव की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स अलग टाइप की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स में वेव की दिशा के लंबवत कंपन कौन करेगा, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। और मैकेनिकल ट्रांसवर्स में वेव की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर कंपन कौन करेगा, माध्यम के कण। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बताया कहीं भी चल सकती है, जबकि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड में चलेंगी। मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं ये तो कहीं वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 है हमारे पास, 7। इसके लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, पर मैं फिलहाल के लिए इसका नाम, इनके नाम लिखवा देता हूं मैं आपको। पूरा 1.5-2 घंटे का रंगारंग कार्यक्रम चलेगा इसमें। हम लिख सकते हैं जैसे कि एक रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। एक आप लिख सकते हैं इसमें माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। पूरा डिटेल में करेंगे इनकी बातें हम आगे चल के। एक लिख सकते हैं आप इसमें इंफ्रारेड वेव, इसे बोलते हैं हिंदी में हम अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। थोड़ा जगह बना लेते हैं, छोटा कर देते हैं। तो एक रेडियो हो गई, एक माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, एक इंफ्रारेड वेव, एक चौथी लिखेंगे विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, एक पांचवा लिखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज। इसका पूरा नाम है अल्ट्रावायलेट, हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणें। एक होती है हमारे पास में एक्स किरणें, एक्स रेज, और एक होती है गामा रेज। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सबके फुल फॉर्म लिखवा दूंगा मैं, और हिंदी में भी। तो हिंदी वाले सुन लेंगे। पहली वाली को बोलते हैं रेडियो तरंगे, दूसरी को सूक्ष्म तरंगे, तीसरी को अवरक्त तरंगे, चौथी को दृश्य प्रकाश, पांचवी को पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, और इसे बोलते हैं गामा। कहीं तुम इसे वाई सोचो, ये गामा किरणें हैं। तो हमारे पास में 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका एक पूरा चैप्टर आएगा अलग से, अलग से एक पूरा चैप्टर आएगा इसका, ठीक। इतना छोटा नहीं लिखे, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इन सबको मैं अलग से लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं इन सारे के सारे का मैं नाम अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके अलग पेज पे। इनके अलग से नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक है इसमें रेडियो, रेडियो तरंगे। एक लिख देते हैं, एक दूसरी है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। तीसरा है हमारे पास में इंफ्रारेड वेव। अब तो सही है इतना बड़ा, तो इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगे। एक है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। एक है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें,
शॉर्टकट में इन्हें यूवी किरणें भी कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। छठी है एक्स रेज, एक्स किरणें, और सातवीं है गामा किरणें। ठीक है, तो अब आपके पास चल गया, देखो अब आपके पास कितनी सारी चीज हो गई हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई मुझे बताओ कि वो कौन सी वेव है जो वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल सकती है, क्योंकि नॉन मैकेनिकल होती है। नॉन मैकेनिकल का मतलब है जो वैक्यूम में भी चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है कि लॉन्गिट्यूडनल, आप बोलेंगे सर ये ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इसमें वेव की दिशा के लंबवत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेव की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव कौन सी है सर, जो केवल माध्यम में चलेंगी, जो मीडियम में चलेंगी, ये वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। आपने ये बताया हमें। मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल ट्रांसवर्स होती हैं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव वो है जिसमें माध्यम के कण, ये वेव जिस मीडियम में पैदा होंगी उस मीडियम के कण वेव की दिशा के परपेंडिकुलर कंपन करें, जैसे कि वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर जो तरंगे होती हैं, आपने पानी में पत्थर मारा तो जल की सतह पर जो तरंगे पैदा होंगी वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स होंगी। ऐसी रस्सी को आपने पकड़ के हिला दिया, रस्सी के अंदर जो तरंगे पैदा होंगी मैकेनिकल ट्रांसवर्स होंगी। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है सर जो वेव की दिशा, इसमें वेव की दिशा के पैरेलल समांतर माध्यम के कण कंपन करेंगे, जैसे कि ध्वनि और जैसे कि जो स्प्रिंग में तरंगे पैदा होती है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल सोलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स केवल सोलिड और लिक्विड में चलेंगी, पर ये तो कहीं भी चल सकती हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल 7 वेव आपने बताई अभी, रेडियो, एक्सरे, गामा, माइक्रो, वाइक्रो टाइप की, वो 7 इसके नाम है। तो यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ एक बार। अरे तो ठीक है, ये सारी बातें समझ रहे हो, कर लोगे क्वेश्चन? अरे हाँ कि ना, फटाफट बताओ। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि साउंड कौन सी वेव में आएगा, तो ये बड़ा ध्यान रखना, इससे आगे हम पढ़ेंगे, अभी साउंड वाला एक पॉइंट उठाएंगे। साउंड किस में आता है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल में, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल में आएगा साउंड। लाइट किस में आता है? अभी विजिबल लाइट कहां लिखवाया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल सकती है, तो प्रकाश भी वैक्यूम में चल सकता है। साउंड मैकेनिकल की कैटेगरी में आता है, तो मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, तो साउंड भी नहीं चल सकता है। तो ये हमारे पास में दो यहां से कैटेगरी बनी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मैंने आपको बताया था कि वेव जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैकेनिकल वेव किस एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ये बच्चे एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, कौन सी एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसफर करती है मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल वेव ट्रांसफर करती हैं, ये ट्रांसफर करती हैं मैकेनिकल एनर्जी को, ये यांत्रिक ऊर्जा को ट्रांसफर करती हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, यांत्रिक ऊर्जा को। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आगे आएगा मैकेनिकल एनर्जी मोशन वाले चैप्टर में। तो यांत्रिक तरंगे यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर चलती हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल वेव ट्रांसफर करती है मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो मैकेनिकल वेव मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये किसे ट्रांसफर करती हैं? ये ट्रांसफर करती हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी को। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को ट्रांसफर करती हैं। वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को, नाम सब पता चल रहा है, देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगी, और मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे। तो मैकेनिकल वेव का मतलब है काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे करेंगी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को। ये एनर्जी कौन से ट्रांसफर करेंगी? तो रवि इसका आंसर आप ये बता सकते हैं कि मैकेनिकल वेव मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेके चलती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है गतिज प्लस स्थितिज, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, तो वो उसका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे काम करेंगे हम, अब हम यहाँ पर इस साउंड को पकड़ेंगे, साउंड शब्द को, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा
फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो 7 एग्जाम्पल लिखे फिर उनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा यहां से, अब स्टार्ट होगा साउंड ध्वनि। तो साउंड पढ़ने से पहले हमें कुछ वेव की बेसिक बातें पता होनी चाहिए थी, जो कि हमने क्लास में पढ़ ली हैं कि वेव अगर ट्रांसवर्स है तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होंगे, वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो वाइब्रेशन पैरेलल समांतर होंगे। ये दो शब्द याद रखना, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल वाइब्रेशन। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वाली कैटेगरी में है, पानी की सरफेस पे जो तरंगें पैदा होती है मैकेनिकल ट्रांसवर्स में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो केवल ट्रांसवर्स नेचर की होती है। वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेव की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और उसके 7 एग्जाम्पल आपको पता होंगे। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास थी तो आज मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं चाह रहा हूं पढ़ाना। अगली क्लास में हम साउंड से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास में ये पूरा जो मैंने आपको चार्ट बताया है, इस चार्ट को आप ढंग से लिखें, इसे अच्छे से पढ़ लें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये साउंड से स्टार्ट कर देंगे यहां से। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो पहली क्लास में 1 घंटे क्लास मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है, और शुरू से क्लास देखना, जो बच्चा बीच में चलती हुई क्लास देखेगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो शुरू से क्लास देखना, लिख के करोगे। अभी आप कह रहे थे बच्चा कह रहा है क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, अब 2 मिनट बाद कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो एक तो शुरू से क्लास लेना, बिल्कुल शुरू से, और साथ में लिखना। देखो जो बच्चा क्लास ले रहा है साइंस में खास तौर से, तो वो हाथ में पेन और रफ कॉपी जरूर लेके बैठना। खाली मोबाइल चला के सुनना मत, खाली मोबाइल चला के सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है। जो टीचर बता रहा साथ साथ लिखते चलना। अच्छा भाई, वेव को 2 कैटेगरी में सर ने कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक कहा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में फिर मैंने लिखवाया था शुरू में ही कि जो निर्वात में वैक्यूम में नहीं चल सकती, वैक्यूम का मतलब क्या ये बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वैक्यूम में भी चल लेंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैकेनिकल वेव को ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल 2 कैटेगरी में बांट देंगे। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर हिलेंगे, यहाँ पे पैरेलल हिलेंगे। ये पूरा डिटेल में मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है केवल ट्रांसवर्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की दिशा के परपेंडिकुलर हिलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, रेडियो से लेकर गामा तक के हैं, और इनके एग्जाम्पल मैंने अलग से लिखवाए। पूरे बताए आपको, पिछले 45 मिनट में 2-4 बातें तो बताई हैं। तो क्लास में करने का तरीका एक तो है कि आप बीच में से आके क्लास ना लें। अगर कोई क्लास चल रही है और आप बीच में आए तो सब भैया छोड़ दो, वो क्लास आपकी ऐप में रहेगी, उसे बाद में देख लेना। चलती क्लास में बीच में आके बाकी बच्चों को टाइम खराब नहीं करना, बीच में आके जी दोबारा बता दो। शुरू से क्लास देखनी है, हाथ में एक पेन और रफ कॉपी होनी चाहिए, और जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो खास तौर से ज्यादा एक्टिव होकर बैठे क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।